आइए सुनते हैं मंजिल भगत जी की कहानी खोज। मिसेस वर्मा 5 बजते ही दफ्तर से निकल पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही झुलसा देने वाली लू का ज़बरदस्त थपेड़ा उनके मुंह पर पड़ा। उन्होंने काले चश्मे को ज़रा सा नाक पर से सरकाकर अपने सामने चिलचिलाती धूप का मुआयना किया और उनके मुख से अनायास ही उफ के साथ एक लंबी आह निकल गई। फिर वही तपते सूरज की गर्म सलाखों सी किरणें बदन पर दाग देती सी। बस के अंदर की उमस, घुटन भरी ठेल पेल, पसीने की सड़ांध, कुचले पाँव, कामुक घृणित स्पर्श, उतरते समय चढ़ने वालों का रेला। फिर घर, छोटा सा आंगन, तार पर फैले उजले धुले कपड़े, हाथ का टिफ़िन बॉक्स और पर्स पटक कर सबसे पहले वो उन्हीं को समेटने में लग जाएंगी। कपड़े तहा कर रखते ही उनमें से एक तौलिया छाट कर कंधे पर डाल वॉश बेसिन की ओर चल देंगी। आंखों में रड़कते रोहों पर 15-20 बार पानी के ठंडे छींटे मारेंगी। फिर हाथ मुंह धोकर गीले टपकते मुंह को पोंछ डालने के पूर्व ही मिनी फ्रिज की बदौलत प्राप्त ठंडे पानी का गिलास कटाकट पी जाएंगी। सवेरा का बंधा जूड़ा भी धीरे से खोल देंगी। तब जाकर ज़रा सा संयत हो पाएंगी। अपनी बिखरी हुई हालत को समेटते न समेटते वर्मा जी की चिरपरिचित पदचाप सुनाई पड़ेगी। उनके पति रोज़ की भांति आज भी सपाट, भावहीन, श्रांत क्लांत चेहरा लिए घर के अंदर दाखिल होंगे। बेसब्री से आंगन में 2 कुर्सियां घसीटते घसीटते ही वो चाय की फरमाइश करेंगे। तब मिसेस वर्मा नीलिमा बन जाएंगी। बिस्कुटों की कुरकुराहट और चाय की चुस्कियों के साथ दोनों फिर कुछ देर सुस्ता लेंगे। इधर उधर की बेमतलब गुफ्तगू भी होती रहेगी। चलती हो नीलिमा, ज़रा मार्केट तक, सिगरेट लानी है। हाँ चलो, ड्राई क्लीनर को कपड़े भी देने हैं, डबल रोटी मक्खन भी लेते आएंगे। नीलिमा बालों की ढीली सी चोटी गुत्ते गुत्ते खड़ी हो जाएगी। मार्केट में टहलते, खरीदते, परखते, चाट की दुकान पर जुटी औरतों की साड़ियाँ निरखते, पानी के बताशे खाने को उसका मन भी मचल पड़ेगा। तब उसके पति भी आलू पापड़ी का पत्ता लगवाकर खड़े हो जाएंगे। शाम का कुछ हिस्सा यूं ही गुजर जाएगा। घर जाकर कुछ पकाना भी तो है। नीलिमा चाट के चटकारे से चिपटी हुई जबान को मुंह के अंदर फिराते हुए सोचेगी। पकाने खाने की व्यस्तता के पश्चात राहत भरा नर्म बिस्तर उनके क्लांत शरीर को अपने सीने से लगा लेगा। कसमसाती रीढ़ की हड्डी बिस्तर की टेक पर चैन पा जाएगी। पुरसुकून रेशमी अंधेरा उनके माथे की दुखती रगों पर अपने नर्म होंठ रख देगा, जैसे कोई माँ दुलार से चूमकर अपने खीजे बच्चे को शांत कर ले। नीलू, धीरे से उसका गात, सहलाते उसके पति का आग्रह भरा स्पर्श, साधिकार उसे अपने समीप खींचना, क्षणभंगुर आवेश, घनिष्ठ सामीप्य की सुखद उष्मा, आश्वासन देता सा दुलार, कुछ खोजते से उष्ण स्पर्श, आनंद की उठती लहर, और फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर अलग अलग द्वीप बन जाएंगे। तब नीलू भी केवल मैं रह जाएगी। वो सोचेगी, ये मैं हूँ, मिसेस वर्मा और नीलिमा से भी अधिक महत्वपूर्ण, केवल मैं, अनाम किंतु फिर भी मैं। न जाने कब माथे पर से मिटी हर शिकन नींद की मिठास में डूब जाएगी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने के लिए कोई मौसम ठीक से है ही नहीं। इसी मौसम के बदलते तेवर जानते पहचानते वक्त आगे आगे सरकता जाता है। वर्ष बनते जाते हैं और एक के ऊपर एक लदते जाते हैं। इस लदान को लादे लादे सब घिसटते रहते हैं। किस ध्येय की ओर और क्यों? कभी तो ऐसा लगता है जैसे उसका कोई निजी अस्तित्व ही नहीं है। मिसेस वर्मा, नीलिमा, नीलू सब अलग अलग नाटक में किए गए अलग अलग रोल हैं। उसके अंदर का जो मैं है, उसका रोल क्या है? दफ्तर, पति, माँ बाप, यहाँ तक कि घर की धोबन, जमादारिन, कहारिन, सभी ने उसे एक एक व्यक्तित्व बख्श दिया है जिसके अनुकूल होकर उसे जीना पड़ता है। लगता मानो नीलिमा सदा दूसरों के माध्यम से ही जीती आई है। दूसरे उससे जिसकी अपेक्षा आशा करते हैं, वही नीलिमा बनती जा रही है। लकीर पीटते पीटते वो भूल ही गई कि कुछ नया भी उससे हो सकता है। हर परिचय जो उसे प्राप्त हुआ है, किसी न किसी के निर्देशन में हुआ है। परिचय देते समय उसके व्यक्तित्व को अनेक परिभाषाओं से व्यक्त किया गया है। सभी परिभाषाओं की एक ही सीमा रही है। इनसे मिलिए, ये मिसेस वर्मा है। क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर है। बहुत ओरिजिनल और कल्पनाशील है। ये नीलिमा है, मेरी पत्नी। भाई, आई एम रियली वेरी वेरी लकी। घर और बाहर दोनों मैदानों में दक्ष। ये हमारी मंजली बेटी है। दामाद टपोड़िया ब्रदर्स में अफसर हैं, आदि आदि। यदि किसी दिन किसी अजनबी से मुखातिब हो अपना परिचय उसे खुद देना पड़े तो क्या कहेगी? जी, मैं हूँ, सदा बेचैन रहती हूँ, जीवन में न जाने क्या क्या खोजा करती हूँ। आप सुनाइए, आप ज़िंदगी में कौन सा रोल अदा कर रहे हैं, या यूँ कहिए कौन सा रोल आपको सबसे अधिक प्रिय है? सुनो, मेरी एक माँ की
अर्न लीव जमा हो गई है, सोचती हूँ ले ही डालूँ। दफ्तर से जी उब गया है। तो ले लो ना, बम्बई हो आओ कुछ रोज़, तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएंगी, चेंज भी हो जाएगा। तुम भी चलो ना। मैं तो भाई इस समय नहीं चल सकूँगा, बेहद बिजी पीरियड है आजकल। चाय की आखिरी चुस्कियों तक फैसला भी हो गया। नीलिमा बम्बई पहुँच गई चेंज के लिए। कैसा चेंज, किससे चेंज? जीवन का क्रम यहाँ भी है। धीरे धीरे माँ चुक रही है, पिताजी ढल रहे हैं, दर्शक बनी वो देख रही है। जीवनी शक्ति क्षीण पड़ रही है, किंतु जीवन की गति उतनी ही तीव्र है। बालकनी से दिखाई पड़ती जलती बुझती रोशनियाँ, चौराहे पर चमकते रंगीन पोस्टर, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ, कहीं कुछ भी तो जीवन से परे नहीं। वो तो जाना पहचाना खूबसूरत चेहरा अगणित पोस्टरों से झांकता, इतराता, मुस्कुराता दिखाई देता है, उसको ही लो। उसकी दुनिया भी क्या इस दुनिया से भिन्न होगी? नाम और शोहरत के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर क्या वो कलाकार मन जीवन से पूर्णतया परितृप्त होगा? उसे तो आभास भी नहीं है कि इस नीलिमा नाम का कोई प्राणी धरती पर है और उसके बारे में सोच रहा है, चाहे एक क्षण भर को ही। नीलिमा वर्मा टैक्सी में है। टैक्सी उसके आदेशानुसार बांद्रा की ओर भाग रही है। रचना स्टूडियो के गेट पर आकर उसकी चाल धीमी पड़ गई है। दरबान ने ही रुकने का इशारा कर दिया था। नीलिमा दूर से ही उसे अपने दफ्तर का विजिटिंग कार्ड दिखाकर बड़े इत्मीनान से कहती है, रिपोर्टर, धारा प्रवाह समाचार पत्र। बड़े चलो, दरबान इशारा करता है। बाड़ा चुकाकर नीलिमा गलियारे में दरवाज़ों पर नेम प्लेट पढ़ती पढ़ती सीधे मैनेजर के कमरे में दाखिल होती है। मैनेजर प्रश्न सूचक नज़रों से उसकी ओर देखता है। नीलिमा फर्राटे से टेप किए हुए संवाद की भांति बोल जाती है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई एम अ रिपोर्टर फ्रॉम दिल्ली. आई एम हियर ओनली फॉर 2 days. I would like to visit your sets for my column and would also like to meet Rakesh Kumar for a write up on him. राकेश कुमार? मैनेजर कुछ इस तरह सकपकाया जैसे नीलिमा भगवान के दर्शन मांग रही हो। राकेश कुमार, अभिभूत मैनेजर ने श्रद्धापूर्वक दोहराया। वो तो इस समय मेकअप रूम में है। कुछ मूड भी गड़बड़ है, मैं आपको सेट पर ले चलता हूँ। उन्हीं का सीन है, सुनहरा पत्थर का। कुछ देर बाद वो भी पहुँच जाएंगे। सेट पर पहुँचकर नीलिमा ने मैनेजर से कहा, आप मेरा परिचय राकेश कुमार से करवा कर जाइएगा। मैनेजर एकदम घबरा गया। बोला, ना बाबा ना, यहाँ तक मैं ले आया, अब आप ही जाने। और वहाँ से ऐसा गायब हुआ जैसे आइसक्रीम के लिए पैसे पाकर बच्चा। सेट पर बेहद गर्मी थी, तकनीशियनों की भरमार थी। ट्रॉली पर खिसकता मूवी कैमरा, कैटवॉक पर दमकती सशक्त रोशनियाँ, दर्शकों की उत्सुक भीड़, इन सबके बीच चिड़ियाघर में सीखचों के पीछे कैद परिंदे की मानिंद ही सुनहरा पत्थर की नखरीली हीरोइन बैठी थी। वो लाल कामदार जगरमगर लहंगा चोली पहने नृत्य मुद्रा में बैठी नायक की प्रतीक्षा कर रही थी। रूठे हुए से होठों की कोर को कभी लिपस्टिक से तीखा करती, कभी पफ से मेकअप जमाती। अपनी प्रदर्शनी का उसे एहसास था। आया, बड़ी नज़ाकत से वो अपनी नौकरानी को पुकारती। आया भी उसकी उतरन में मिली लाल धक-धक शिफॉन की साड़ी और एकदम फिट ब्राक में लैस हुमकती फिर रही थी। टेक 2 की प्रतीक्षा में एक जोड़ी फिल्मी माँ बाप भी एक और खड़े थे। फिल्मी माँ जवान थी, किंतु उसका चेहरा कैमरे में हर कोण से कुछ बड़ा बड़ा चपटा और सादा दिखाई देता था। होठों की हंसी ममतामयी स्निग्धता लिए हुए थी। शायद इसीलिए उसे केवल माँ के ही रोल अदा करने पड़ते थे। फिल्मी बाप की सूरत शायद पैदाइशी रोनी थी। एकदम निरीह सताया हुआ लग रहा था। वो हीरोइन पर गुजरते सदमों पर पार्श्व में आंसू बहाता हुआ बहुत फपता था, इसीलिए बहुत डिमांड में था। इस समय वो फिल्मी माँ से छेड़छाड़ कर रहा था। बेचारा चुहल करते समय भी मनहूस लग रहा था, मानो अभी उसकी हिचकियाँ बन जाएंगी और वो फूट फूट कर रो देगा। अरे भाई, राकेश जी को बुलाओ ना, सेट तैयार है। निर्देशक की सिटपिटाई सी आवाज़ निकली। राकेश जी मेकअप रूम में हैं, किसी ने उत्तर दिया। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, पर वो हीरोइन कौन कम है? वो जो सट पर बैठी है, उसे कौन संभालेगा? निर्देशक की सिट्टी पुट्टी गुम हुई जा रही थी। 2-4 चापलूस मेकअप रूम की ओर दौड़े। पंखे की हवा तो छोड़िए ना, हीरोइन ने गुस्से में हसीना का रोल अदा करते हुए पब्लिक से कहा। दर्शक बलाइयाँ लेते से पंखे की सीट से ज़रा से हट गए और निगाहों से गुड़िया सी हीरोइन को समूचा लीलने का प्रयत्न करने लगे। पसीने की बूंदें नीलिमा की टांगों तक फिसल आई थीं, बेहद उमस थी। तभी राकेश कुमार के सेट की ओर रवानगी की खबर फुसफुसाहटों में बिजली की तरह दौड़ गई। दर्शकों ने उनके लिए राह बनाई और टकटकी बांधकर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। राकेश कुमार जी एक बाह किसी चमचे के कंधे पर डाले बड़ी अदा से चले आ रहे थे। बाअदब, बामुलायजा, होशियार राकेश कुमार जी तशरीफ़ ला रहे हैं जैसा कुछ हवा में बेआवाज़ सा तैर रहा था। नीलिमा ठीक राह में अड़ी रही। राकेश कुमार ने पल भर को उसे देखा,
कुछ हैरानी का सा भाव निगाह में तिर गया। नीलिमा ने मौका न चूकते हुए अपना वही टेप चला दिया। आई एम अ रिपोर्टर। आई सी, राकेश साहब समझते हुए बोले। मैं अपने समाचार पत्र के लिए आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी कहिए। राकेश कुमार एकदम फिल्मी अंदाज से मुस्कुराए। मुस्कुराहट में कशिश थी। नीलिमा बेहद संजीदगी का आवरण ओढ़े रही। एक बेहद अपने काम से काम रखने वाली पत्रकार की तरह चारों ओर लोग उन्हें घूरने लगे। निर्देशक असहाय सा खड़ा नायक की सवारी अटकते देखता रहा। राकेश कुमार की धनुष सी खिंची दिलकश मुस्कान जरा भी ढीली नहीं पड़ी, जैसे क्लोजअप के लिए अपनी भावभंगिमा एक खास एंगल पर होल्ड किए हुए हो। पर नीलिमा की आंखों में सम्मोहन न देखकर जैसे एक दुखता सा विस्मय नायक के मुख पर पुत गया। चौंक कर नीलिमा ने कुछ घिसे पिटे प्रश्न किए। घिसे पिटे ही उत्तर भी मिले। फिर बड़े थके से स्वर में राकेश कुमार ने कहा, ऐसे नहीं, शॉट के बाद बात करेंगे। नीलिमा को लगा वो एक अजीब सी दुनिया में आ गई है, जहाँ केवल नाटक ही नाटक है और वही सत्य है। पर हर एक का उसके अनुरूप ढला रोल है। किसी का रोल किसी को अदा नहीं करना पड़ता शायद। राकेश कुमार सेट पर एंट्री लेने को थे। आवाज़ करते पंखे बंद करवा दिए गए। मेकअप, लाइट स्टार्ट की आवाज़ आई। मूवी कैमरा चल पड़ा। राकेश कुमार उसी सहज स्वाभाविकता से अभिनय करने लगे जिसके लिए वो प्रख्यात थे। पर लगा जैसे उस स्वाभाविकता में पूर्णता का अभाव है, शायद रुचि का भी। नायक को अपनी अदाकारी से जैसे कोई लगाव नहीं था, कोई आत्मविस्मृति नहीं, वो सहजता नहीं, कहीं उदासीनता तो नहीं थी। वो अभिनय जिस पर लोग वाह कर उठते थे केवल निश्चेष्ट प्रतिक्रिया था। कहाँ है कला की वो अनुरक्त साधना? नीलिमा सोची रही थी कि तभी देखा सुंदर सी नायिका के अनेक क्लोजअप लिए जा रहे हैं। कैमरा बड़े दुलार से बार बार उसी के मुख पर आकर टिकता है। नायक साहब संवाद बोलते बोलते एकदम से बिगड़ उठे। बोले, पैकअप, मूड नहीं जम रहा, अब ये कल होगा। हैं? क्या हुआ राकेश साहब? बुदबुदाते निर्देशक साहब उनकी अर्दली में दौड़े। बहुत फुसलाने मनाने पर राकेश बोले, अरे भाई, सीन हम दोनों का है और तुम कैमरा मुझ पर टिकने ही नहीं देते। सारे क्लोजअप इन्हीं के लिए जा रहे हो, ये भी कोई बात हुई? सुनकर नायिका भी फूल गई। बस प्रेम संवाद बोलती प्रेमियों की जोड़ी डा और ईर्ष्या से सुलगती सौतनों सी हो गई। निर्देशक कभी उधर भागता, कभी इधर। छी, यही है स्क्रीन का मेल सेक्स सिंबल। औरत से होड़ लगाता हुआ, मेरे मेकअप रूम में चली आइए, वहीं बातचीत हो जाएगी। चौंक कर नीलिमा ने सुना। तो प्रचार की भूख प्रतिदिन नियम से लगती है इन लोगों को। मेकअप रूम में पहले ही से कॉलेज की मंचली छात्राओं का एक दल दम साधे प्रतीक्षा कर रहा था। राकेश जी के अंदर घुसते ही एक सुलगती हुई आह उनके सम्मिलित कंठ से फूटी और वो सब मेमने की भांति अपने प्रिय हीरो को पिघलती नज़रों से ताकने लगी। हीरो साहब सोफे पर बैठ गए और कुछ इतराते ऐंठते से अंदाज में उन्हें अपना दीदार देने लगे। करीब 5 मिनट तक ये सिलसिला चला। फिर बड़ी अदा से राकेश जी महफिल बर्खास्त करते हुए बोले, अच्छा अब आप लोग जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। लड़कियों ने और भी गहरी आँख खींची और ईर्ष्या भरी नज़र नीलिमा पर फेंकती हुई वहाँ से चली गई। हाँ तो अब कहिए, क्या पूछना है? आपके बारे में बहुचर्चित अफेयर्स सुने हैं। क्या ये सच है कि आप फिल्म स्टार रजनी से रोमांटिकली लिंक्ड हैं? नीलिमा को यही सूझा, बस यही पूछ लिया। राकेश कुमार बहुत थके हारे से हंसे। खिनिसी आवाज़ में बोले, अरे भाई, इस सब के लिए वक्त कहाँ है? 2 शिफ्टों में काम करके एकदम पस्त हो पहुँचता हूँ। फिर जैसे चौंक कर वापस अपना मुखौटा ओढ़ लिया, वही चुस्त युवा मुस्कान वाला। पल भर को लगा उस नायक का सत्य केवल वही एक पल था, थका हारा सा, जिसे उसने एकदम छुपा लिया। जैसे उसके अंदर का मैं अलग अलग रोल में भटकते भटकते राकेश कुमार की छवि का विस्तार भर रह गया है, पर्दे पर भी और पर्दे से हटकर भी। कुछ मोहभंग की स्थिति में वो घर पहुंची। एक तो दफ्तर की व्यस्तता से छुट्टी, उस पर माँ का घर। इतना आलस्य उसके शरीर में समा गया कि लगता वो तमाम दिन निष्क्रिय तंद्रिल सी बिस्तर पर औंधी पड़ी रहे। पर कुछ ही रोज़ में भोर होते ही उधर की गहराई से उठती मतली, राह चलते चलते सर चकरा जाने जैसी कुछ अटपटी बातों ने यह रहस्य खोला। नीलिमा ने भौचक्की हो डॉक्टर का निर्णय सुना, आप फैमिली वे में हैं। माँ की आंखों में नवजीवन सा कुछ चमक आया। नीलिमा की आंखों में सामने शिशु मुख मंडराने के बजाय एकदम से पति का मुख घूम गया। मन में एक लगाव भरी चाहत से चिहुक उठी। लगा वो कहीं अपने से चिटक कर दूर आ पड़ी है। एकदम से किसी ने जैसे उसकी डोर खींच ली हो। ऐसी ही खिंची बंधी सी वो पति के घर लौट आई। दिन बीतने लगे। दिन रात्रि की कालिमा में घुलते रहे, रातें दिवस के उजाले में घुलती रहीं। बढ़ती फलती कोख में शिशु का प्रथम आभास मिला। हौले से जब एक हलचल हुई,
अंतर से उठती पुलक ने नीलिमा को आत्मविस्तृत कर दिया। जब भी हलचल होती वो निश्चल हो उसका आभास लेती कि लगती सी उमंग मन में उमक उठती। समझ में ना आता इस अति पुरातन रीति में इतनी कौतूहल पूर्ण नवीनता क्यों लग रही है, इतना गर्भ मिश्रित विस्मय क्यों। यहाँ तो सदा से ही होता आया है। सृजन की चीरती भेदती पीड़ा उठी। फिर पाया मूंदी पलकें, भिजे होंठ, बंधी मुट्ठियों कसे एक लघु आकार मानव रूप उसके शरीर से सटा पड़ा है। वक्ष में कुछ हिलोर सा लेने लगा। यही है क्या वो मैं जो पकड़ाई में नहीं आ रहा था? ये तो साकार रूप में मेरे सम्मुख आ प्रस्तुत हुआ है। क्या मैं इसे ही खोजती फिर रही थी? ये स्थायी रूप पति से क्षणिक घनिष्ठता का ही परिणाम है, या फिर वो आवेश भरा क्षण भी पूर्ण था जिसकी अभिव्यक्ति इस शिशु में हुई है? विवाद करती, खिजाती, प्रश्न पूछती, मेधा विलुप्त हो गई। शेष रह गया केवल ये शिशु, उसका ही प्रतिरूप, और हिलोरे लेता उसका अपना हृदय। तो ये थी मंजुल भगत जी की कहानी खोज। सुनने के लिए धन्यवाद।